खबर है, कुवैत में F-15 क्रैश का वीडियो सामने आ गया है। कुवैत में नुकसान हुआ। कुवैत में अमेरिकी बेस पर 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। कुवैत में ईरान की स्ट्राइक लगातार जारी है और इन सब के बीच जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। कुवैत में F-15 क्रैश जो है वो आपको नजर आ रहा है। अमेरिका का विमान है, किस तरह से हवा में ही ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। क्रैश होता है उससे ठीक पहले जो दोनों पायलट हैं वो इजेक्ट करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे, इजेक्शन जिस तरह से पायलट्स ने किया है। हालांकि दोनों पायलट जो हैं वो दरअसल जानकारी है कि सेफ है। ईरानी ड्रोन मारने के दौरान ये क्रैश F-15 जो है वो क्रैश हो गया है। सर, ये एक कोलेटरल डैमेज के तौर पर जाहिर तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसको कहा यह जा रहा है कि फ्रेंडली फायर में इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि पायलट अपने इलाके में लैंड करने में सफल रहा और वो उसको इवैक्यूएट करके ले गए। दूसरी बात यह है कि F-15 ये कुवैत में इनकी अल सालेम बेस है अमेरिका की, और वहाँ पर भी लगातार अटैक हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पे शायद ये फायर होके ये F-15 इनका हिट हो गया मिसाइल। लेकिन सर, अगर ईरानी मिसाइल या ईरानी ड्रोन होगा तो भी तो अमेरिका की तरफ से इस बात का जिक्र नहीं किया जाएगा कि ये दुश्मन के हमले में हुआ है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, मनोबल टूटता है। तो चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस समय में जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है, जो खबर आ रही है, वो ये है कि फ्रेंडली फायर में ये हिट हुआ है और जिसके कारण से डैमेज हो। दोनों पायलट सेफ हैं और अपनी जगह खास करके कुछ कंट्रीज को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। हमने कुवैत में देखा 3 जो अमेरिकी सैनिक है वो मारे गए, F-15 गिर रहा है, वहां पर लगातार अटैक किए गए। बहरीन में भी इसी तरह का हमला देखा और दुबई में भी। कोई खास रीजन है इन देशों को, इन सिटीज को ज्यादा टारगेट करने के पीछे? देखिए, बहरीन का तो खास कारण ये है कि वहाँ पर उनका 5th फ्लीट और सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर है, जिसके कारण अमेरिका की बहुत बड़ी बेस है। और वहाँ कुछ एक देखने में आया था, अटैक कुछ हद तक सफल भी रहा था, एक दो कुछ मिसाइल हिट कर गई थी। दूसरा, दुबई जो यूएई के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये यहाँ पर भी इनका अल दफरा बेस है। अल दफरा बेस पर भी हमले हो रहे हैं, साथ साथ दुबई शहर पर भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि दुबई में अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और ये शायद इस तरह से इतना फोर्स करके कि वहाँ की पूरे मध्य पूर्व के ये जो देश हैं, ये अमेरिका को फोर्स करें कि आप कहीं ना कहीं ईरान से बात करें, क्योंकि ईरान डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बातचीत फेल हुई है। तब अमेरिका अपनी कंडीशंस लगाता है, लेकिन शायद ये मध्य पूर्व के देशों के द्वारा एक इनडायरेक्ट प्रेशर बिल्डअप करने की बात हो सकती है। एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में, आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है या इसका पीक खत्म हो चुका है? अब हम ये एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं ईरान का। आयुष, ऐसा है कि इस समय में देखिए दोनों तरफ से अलग अलग विचारधाराएं हैं। अमेरिका और इजराइल चाहेंगे जो जल्दी से जल्दी खत्म हो, यही कारण है वो लगातार कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, दवा के बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, उनके टीवी स्टेशन में हमला चल रहा है, उनके अपोजिशन को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की है और भी आगे कोशिश रहेगी। ईरान चाहेगा युद्ध जितना लंबा चले, इसी करके जो उन्होंने अपने डीप टनल साइलोज में लगा के वो धीरे धीरे और ये आग को जलते रहना देना चाहेगा ईरान, क्योंकि दुनिया के ऊपर इसका फर्क पड़ गया। आज देखिए तेल की कीमत बढ़ गई है, शेयर मार्केट क्रैश हो गया है, फ्लाइट, बाकी देश भी दबाव डालेंगे कि इस युद्ध को रोका जाए। संजय खन्ना सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय खन्ना सर, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, ये तो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन क्या ईरान की पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद ईरान में पॉलिटिकल वैक्यूम है, या सेकंड जो लीडरशिप लाइन है वो आगे बढ़कर मोर्चा संभाल चुकी है? रिजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा। देखिए आयुष, एक तो जो अल खमेनी थे, पिछले 37 साल से जो है वो वहां पे राज कर रहे थे, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप की हुई थी। उनके मरने के बाद वैक्यूम तो क्रिएट हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर एक स्ट्रैटेजिक जो सोच उनकी थी, उन्होंने अपने बेटे को नियुक्त किया है। तो वो बेटे को जनरली हर चीज पता है, जबकि वो डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और उसको इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पता था कि या तो मोसाद या CIA अगर पता चला कि ये लाइन ऑफ सक्सेशन में नेक्स्ट है तो इनको भी मार दिया जाता। तो उनको लो प्रोफाइल में रख के जो है अब उनको तख्त पे बैठाने की कोशिश होगी। और इस वजह से वहां वैक्यूम जिस तरह से कंट्रोल अल खमेनी का था, इनका नहीं होगा। तो वैक्यूम तो 100% इमीडिएटली। सर एक और सवाल, जो इजराइल और लेबनान के बीच परिस्थितियां दिख रही हैं, जो सिचुएशन दिख रही है, क्या इजराइल के लिए वॉर का एक और फ्रंट खुल गया है? अब इजराइल के लिए कभी ये वॉर फ्रंट बंद हुए ही नहीं थे, ना हिजबुल्लाह के साथ, ना हमास के साथ।
ना हुती के साथ, ये तो सालों साल से चले आ रहे हैं। बीच में क्योंकि जब ये 12 दिन का युद्ध हुआ था, उससे पहले हमास को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया गया था। इजराइल ने वहाँ पे इतने ज़्यादा अटैक्स किए थे, पैलेस्तीन में आपको पता है कि क्या हालत की हुई है, तो इनको बिल्कुल दबा के रखा हुआ था। पर ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के, और इनको ऑलरेडी इन सब ने डिसाइड किया था कि ईरान के साथ मिलके जो है, अगर ये जंग छिड़ती है तो हम इसमें खुला सपोर्ट देंगे और शरेआम जो है आगे आके हम तबाही मचाएंगे, चाहे वो इजराइल के ऊपर हो, चाहे वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन पीसेस के ऊपर। और इसी वजह से अब ईरान और इजराइल और अमेरिका ये रियलाइज कर रहा है, एक तो IRGC को खत्म करना है, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं हुआ तब तक ईरान में एक रेजिस्टेंस रहेगा अमेरिका और इजराइल की के लिए। साथ ही साथ ये जो तीनों, मैं HHH बोलता हूँ, हिजबुल्ला, हमास और हुती, ये तीनों एक ऐसे संगठन है जो बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तबाही करते रहेंगे। ठीक है सर।